एक बार देखिए। चलिए ठीक है गाइस, तो बनते तक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल हम बात करने वाले हैं, और भूगोल को बात करने से पहले कि पे कूदने से पहले उस चीज के एक्सटर्नल, अच्छा मीडियम क्या है अपना, सारी हिंदी मीडियम ही है, क्या चलेगा, यहाँ पे लगे तो आप पूछ। तो किसी भी लक्ष्य में जाने से पहले या कार्य को करने से पहले उसकी एक्सटर्नल आउट लेयर को जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक। और मैं तो कहता हूं कि यदि आपने एक्सटर्नल लेयर को जान लिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग लगभग आपने 10% मेहनत कर दी है। थोड़ा सा समझाता हूँ। यदि बिलासपुर से रायपुर जाना है सही समय पर, सही प्रबंध कैसे जाना है, तो बिलासपुर से रायपुर जाने के कई रास्ते हैं। आप यहाँ से सिविल लाइन से होते मालखरौदा होते भी जा सकते हैं, मुंगेली के थ्रू बेमेतरा फिर जा सकते हैं, कंवर्धा के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता है जो आपको सीधा और सटीक पहुंचा देगा, बिलासपुर टू रायपुर नेशनल हाईवे के थ्रू। यस एंड नो। अब जाने के तो कई अलग अलग रास्ते मिले आपको, लेकिन आपने नेशनल हाईवे का रास्ता चुना, इससे क्या फायदा हुआ आपको? मेरे ख्याल से एक फायदा तो यही है प्रबंधन का, और दूसरा समय की बचत। नो, आप वही रास्ता मुंगेली या बेमेतरा से होते हुए जाएंगे तो आपको समय भी लगेगा, और आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे तो क्या लगेगा आपको? हौच पौच लगेगा, यार बहुत लंबा डिस्टेंस। अब जस्ट इमेजिनेट, इस फॉर्मेट को हम बदल देते हैं व्यापम या पीएससी। तो यहां पर आप क्या देख के आए स्टार्टिंग में, बताइए? क्या कोई उप जेलर, उप जेलर या अधीनस्थ लेखाधिकारी बनने के लिए आए हैं? टारगेट करके आए क्या कि यही बनेंगे? अगर पीएससी आप दिमाग में डालते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, सबका फोकस एक ही रहता है, और वो क्या है? एसडीएम से नीचे आना ही नहीं है। एसडीएम के बाद डीएसपी और तहसीलदार, क्या ये तीन ही पोस्ट है? लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको एक सटीक मार्ग अपनाना ही चाहिए, मेरा मानना। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिलेबस की पहुंच। क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तू ही महान नहीं बना। सचिन के महानता बनने के पीछे एक फैक्ट काम करता है। सचिन केवल मारता ही नहीं था, तो पता भी रहता था कि किस बॉल को छोड़ना भी है। ना मारना आना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा आपको छोड़ना आना चाहिए कि आप हर बॉल को, बस यही फंडामेंटल रूल है इस कंपटीशन एग्जाम का। कोई भी टीचर, नॉर्मल टीचर, जो भी स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, समझ रहे हैं आप, पढ़ाएंगे हर टॉपिक आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इस फील्ड में क्या होता है, जितना टॉपिक आपको समझ आता है ना, समझ लिए ना, अब उस चीज में दोबारा जाने का मन नहीं करता। ऐसा होगा, अगर आप पहले से हैं तो हो रहा होगा, और अभी आए हैं तो होगा। और यही यही वो कंडीशन है जो आपको बैक कर देती है सफलता। कल एक परिश्रम मांगता है, और वो है रिवीजन, नॉट अ पढ़ाई। क्लियर? तो भैया, जब भी इस एग्जाम की तैयारी करने आए, सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए टारगेट, और सेकंड लक्ष्य बनाइए रिवीजन। है गाइस? क्या बनाना है? रिवीजन। स्टार्ट किया? थोड़ी प्रपंच ज्यादा हो गई, इसलिए क्योंकि ये नहीं हो रहा था। है
कि खाली टाइम बस आप भी मेरा फेस देखते हैं, मैं भी आपका फेस देखता, बातें हो जाए। क्या गाइस, चलिए ये सारा कुछ मैं उसको कर लूंगा। चलिए, तो मैं आपको डील करने वाला हूं भूगोल, ज्योग्राफी। व्यापम के अकॉर्डिंग भी बात करूं, पीएससी को भी इंक्लूड करके बताऊंगा मैं आपको क्या है। तो भूगोल में जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिलेबस की समझ। सिलेबस वह कंडीशन है जो टाइट करता है आपका पास। अब जैसे मैंने यहां पर भूगोल कहा, तो भूगोल केवल एक ही तरह की चीजें नहीं होती, ज्योग्राफी केवल एक ही चीजें की तरह नहीं होती है। ज्योग्राफी में आप जो है कॉस्मॉस, ब्रह्मांड की एक विषय आता है, क्लियर। लोकल भाषा में कहें तो स्पेस, अंतरिक्ष है। सेकेंड, वैश्विक स्तर पर जलवायु विज्ञान, वर्ल्ड है, चार लेंगे बाकी नहीं। समुद्र विज्ञान, ओशनियोग्राफी है। और बहुत सारे हैं, उनमें से एक ले लेते हैं, देश आधारित, कंट्री बेस्ड ज्योग्राफी है गाइस। तो आपका जो सीजीपीएससी प्री और मेंस में जो सिलेबस है, दरअसल ज्योग्राफी का ये है, कंट्री बेस्ड। लेकिन अगर मैं यूपीएससी में बात करूं तो केवल कंट्री बेस्ड ना होकर ये सारा कुछ इंक्लूड, यूपीएससी की बात। पहला रास्ता तो क्लियर हो गया कि आपको अगर सीजीपीएससी प्री या व्यापम में स्टडी करना होगा तो ज्योग्राफी के कौन से स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा, केवल कंट्री आधारित, देश आधारित। ठीक है, एक हेडलाइन डाल के निकल जाऊं। सिलेबस का ओवरव्यू मोटा मोटा क्या है, हमारा सिलेबस है भारत का भूगोल। क्या है सिलेबस, बोलिए, ये जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। क्लियर। तो हमारा सिलेबस है भारत का भूगोल। अब सवाल क्या है गाइस, इंडियन ज्योग्राफी में क्या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से ही हम पूरा खेल समझ जाएंगे? नहीं, आपको भारत का भूगोल समझना होगा तो उसके लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ पैरामीटर्स को समझना होगा। आप केवल भारत के एक हिस्से को पढ़कर, भारत की चीजों को पढ़कर फुलफिल नहीं कर सकते, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ हिस्सों को शामिल करके पढ़ना ही पड़ेगा है। तो इसीलिए सारे किताबों को, मार्केट में जितनी किताबें हैं, यकीन मानिए मुझसे बेटर और कोई किताब प्रेफरेंस नहीं कर सकता। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे में मैंने माजिद की किताबों को मैगजीन की तरह पढ़ा है। स्पेक्ट्रम की किताबें मेरे लिए चाय और नाश्ता का डोज था, और ऑक्सफोर्ड एटलस और ब्लैक स्वान, यहाँ पे तो उसका कोई रोल नहीं होता। जैसे मैपिंग चीजें,
हमारे लिए डेली डोज होते हैं। थे है और थे में अंतर है। तो इसीलिए मैंने कहा, मैंने जो सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस में और अन्य सिलेबस में थोड़ा सा अंतर आ सकता है शब्दों का, केवल टेक्निकल शब्दों का, लेकिन कॉन्सेप्ट और अंदर के फैक्ट समान रहेंगे। है और यकीन मानिए मेरी ज्योग्राफी की क्लास होते होते तक मैं आपको इतना पारंगत कर दूंगा, इतना पारंगत कर दूंगा कि कोई सा भी एग्जाम हो यूपीएससी को छोड़ के, ठीक है, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा एक भी प्रश्न हो जो आपसे ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। निर्दिष्टाम ले आना लिख के, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया है पूरा का पूरा सिलेबस। स्टार्ट क्लियर। अब चूंकि मैंने कहा केवल हम भारत का भूगोल बस नहीं अध्ययन करेंगे भाई, भारत के भूगोल में हम वर्ल्ड की कुछ स्ट्रक्चर भी लेकर चलेंगे। अब ये तो रही बात की बातें, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब तो समझ आएगा। तो इसके लिए हम यहां पर आते हैं। ये है मेरे अकॉर्डिंग तैयार किया गया व्यापम के लिए बेस्ट सिलेबस। हम टोटल 20 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कितने टॉपिक्स को? 20 टॉपिक्स को हम क्या करने वाले, करने वाले। और यकीन मानिए हर एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो हम डेली जब भी हम हमारी घंटे की क्लास होगी 10 मिनट स्टार्टिंग के रिवीजन होगा और अंत में भी रिवीजन कराएंगे। क्लियर है? क्लियर है? ज्योग्राफी से दुनिया का कोई भी ज्ञान हो आप मुझसे पूछ सकते, बस रात के 10 बजे के बाद नहीं, क्या मैं सो जाता हूँ, जगते रहता है तो फिर स्टार्ट किया। अब चलिए देखिए, मैंने कहा केवल हम इंडिया के पर्पज से बात नहीं कर सकते, हमको वर्ल्ड के हिस्से पे जाना ही पड़ेगा। वर्ल्ड के हिस्से पर जाना पड़ेगा। कैसे? मुझसे कैसे पूछ लो ना। क्या है? तो ऐसे देखिए, इसमें एक टॉपिक उठाता हूं मैं, भारत का सामान्य परिचय। एक टॉपिक उठा लो, उठा लो, चलिए उठा लिया। भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के सामान्य परिचय में अब चूंकि इसका पूरा सिनॉप्सिस बनाकर ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, यकीन मानिए क्लास में ही A to Z क्लियर करा दूंगा मैं। घर में बस आपका काम यही रहेगा, रिवीजन करना, इसलिए ताकि आप उसको भूलो ना। कॉन्सेप्ट पे कोई कमी नहीं करूंगा मैं, और ये मेरा दावा है कि मैं आज से नहीं लगभग 8-10 सालों से इस फील्ड में हूं। स्टार्ट किया। चलिए, तो अब मैंने एक छोटा सा हेडलाइन डाला, भारत का सामान्य परिचय डाला ना। यहां पर मैंने कहा कि भारत की स्थिति बताइए। भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब जैसे ही क्वेश्चंस की बात आती है, पोजीशंस की बात आती है, ठीक है, आप क्या करते हैं, दो चीजों को देखते हैं, अक्षांश और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एवं देशांतर। हाँ कि ना? एक पॉइंट उठाता हूं मैं, अक्षांश को उठाता हूं, लैटिट्यूड्स। क्लियर? भारत का 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, दैट इज अ फर्स्ट पोजीशन। आप बोलते हैं ना कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित। रिपीट कर रहा हूं, भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, ये पोजीशन देखिए आप।
इंडिया ये है अपना, ये है अपना इंडिया सर, हो रहा है, ये विश्व में पोजीशन है। अब हमने कहा ये भारत का ये वाला हिस्सा कितना है, ये अक्षांश, यहां पर मैंने कहा ये वाला हिस्सा भारत का। अब मैंने एक शब्द डाला उत्तरी अक्षांश। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, अक्षांश का ये कॉन्सेप्ट कहां से लाओगे? आपको इस अक्षांश को समझने के लिए वर्ल्ड पे आना पड़ेगा, हाँ कि ना? और अक्षांश को पढ़ने के लिए वर्ल्ड में एक टॉपिक है पृथ्वी, द अर्थ, ठीक है। देशांतर को भी पढ़ने के लिए, लॉन्गिट्यूड पढ़ने के लिए, एटीट्यूड लैटिट्यूड पढ़ने के लिए आपको पृथ्वी नामक एक टॉपिक पे आना ही पड़ेगा, ठीक। स्टार्ट क्लियर? जोर से बोलिए। दूसरा पॉइंट चलिए यहां पर लेते हैं, ये दिख रहा है आपको 15 करोड़ साल पहले तो आज हमारा महाद्वीप है ना, वो महाद्वीप आज 7 खंडों में विभाजित है। अभी जो पहले दिखाया वैसा ही था, ये दिख रहा है ना, आज का है ये महाद्वीप। ये जो भूखंड है, धरती बोलते हैं सिंपल भाषा में, ये सारे आज के डेट में ऐसे हैं। ये कई सौ साल पहले, करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था, ऐसा था। और देखो इंडिया हमारा यहाँ था। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अब एक सवाल है, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये मोस्ट यहाँ के हर किताबों में मिलेगा आपको, ये मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। भारत एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहां से आया? तो जब तक आप इस थ्योरी को नहीं समझोगे, इस थ्योरी को नहीं समझोगे, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हुआ। समझ आया? इसका मतलब सभी महाद्वीप एक थे, फिर कुछ समय के बाद इसमें विस्फोट हुआ, विखंडन हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ, और ये फिर बिखरा, और बिखरने के बाद भारत की पोजीशन आज की डेट में यहां था ना पहले, आज की डेट में भारत यहां पर है। समझा पाया मैं, हाँ कि ना? और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या कहते हैं भाई? तो यदि आपको ये शब्द को समझना होगा तो आपको वर्ल्ड का ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है, अच्छा मोटा मोटा समझ गए ना? इंडियन ज्योग्राफी में केवल आप एक ही पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी ही, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड करके आपको वर्ल्ड के हिस्से पढ़ने पड़ेंगे। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप पहले वर्ल्ड पढ़ लीजिए, फिर इंडिया पढ़ लो, है ना? पहले वर्ल्ड पढ़ लो, फिर इंडिया पढ़ लो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि कई बच्चों को लगने लग जाता है कि सर हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। कम वक्त ऐसा होता भी है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है कि इंडिया का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में ही वर्ल्ड के हिस्से को इंक्लूड करके पढ़ा दिया जाए। तो कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिंक कंटेंट। समझ रहे हैं आ रही बात? समझ आ रही है बात? तो वर्ल्ड का वो हिस्सा जो भारत के साथ जुड़ेगा, वो सारी चीजों को मैंने इस सिलेबस में कवर करके आपको बताना है। इस सिलेबस में कवर करके बताना है, और सारा कुछ मैंने इसमें एडिशनल तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है? यकीन मानिए जो खिचड़ी पकाना है वो मैं पकाऊंगा, आपको बस परोसूंगा, बस बताना स्वाद कैसा है। ठीक है?
और यकीन मानिए एक्सपीरियंस सेफ हूं मैं, चिकन बढ़िया ही पकाता हूं। स्टार्ट किया, स्टार्ट क्लियर, और से बोलिए। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी क्लास में जब भी बैठेंगे ना मस्त स्माइल लेके बैठिए, दिन दुनिया को भूल जाइएगा, टेंशन को ना वहां छोड़ दीजिए। अब उसके बाद भी अगर वो कमबख्त पीछा नहीं छोड़ा ना आपका, तो आइएगा और बोलिएगा सर मैं टेंशन लेके आया हूँ, प्लीज बताइए। क्या है, आएंगे भाई, पर टेंशन लेके काम करोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड गाइस, स्टार्ट क्लियर, कोई भी डाउट्स? तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको और क्या क्या चीजें एडिशनल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पैरामीटर्स पे भी बात कर लेते हैं। ये सब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे पीडीएफ वगैरह में, देखेंगे आप, मिल जाएगा ना, तो वहां से आप ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज लिखेंगे तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा और कम बोल पाऊंगा, क्या लिखेंगे तो समय ज्यादा देना पड़ेगा मुझे। क्लियर, चलिए शुरू करें। तो अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस, को लेकर ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस एक बार समझ ले इंपॉर्टेंस को, ले लेते इंपॉर्टेंस को। 2011 2011 वो डेट है जब सीजीपीएससी रेगुलेट हुआ। इससे पहले एग्जाम होते थे लेकिन बहुत बेकार तरीके से, ट्रस्ट बिहेवियर बोल सकते हैं। 2011 से ये रेगुलेट हुआ सीजीपीएससी, और व्यापम भी लगभग लगभग इसी के आसपास ही रेगुलेट हुआ। उस समय ज्योग्राफी का जो वेटेज था वो काफी कम रहा। क्लियर है? 2017 में सीजीपीएससी को लेकर एक कमेटी गठित की गई। कमिटीज को क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, गठित की गई। और इस कमेटी की रिपोर्ट थी कि ज्योग्राफी को क्या पीएससी में वेटेज दिया जाए, और ऐसा हुआ भी कि ज्योग्राफी में जीएस का जो पोर्शन है उस साल 11 प्रश्न आए हुए थे ज्योग्राफी से अकेले, एक ही साल है बस जो इतना क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन उसके बाद से इसका वेटेज कम नहीं हुआ। आज भी आप उठाकर देख लीजिए सीजीपीएससी में इसका वेटेज लगभग लगभग 5 से 6 प्रश्नों को लेकर होता है जीएस। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, बात प्रीलिम्स की बात, प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक है। और 2018 से पहले ये मेंस में भी शामिल नहीं था, कैसी मेंस में भी क्या नहीं था, शामिल नहीं था। तो 2018 के बाद ये मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ। मुख्य परीक्षा में कहा शामिल हुआ, आप जानते हो मेंस में 7 पेपर होते हैं, है ना। पहला पेपर लैंग्वेज का, दूसरा पेपर एसे का, तीसरा जीएस पेपर फर्स्ट, चौथा जीएस पेपर सेकंड, फिफ्थ जीएस पेपर थर्ड, और सिक्स जानते हैं जीएस वाला फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये ऐसा होता है। तो यहां पर गाइस ये जीएस पेपर थर्ड और पेपर नंबर फिफ्थ में यहां पर, ठीक है। अब इसमें 3 भाग बनाए गए हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। टोटल एक पेपर 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट 75 नंबर का, सेकेंड पार्ट 50 नंबर का और थर्ड पार्ट 75 नंबर, कैसे होता है। तो भूगोल को यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर थर्ड और पेपर फिफ्थ में पार्ट 2 में 50 नंबर के लिए इंक्लूड है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसकी महत्ता को पीएससी ने भी स्वीकारा,
ये काफी अहम और महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा, व्यापम्स के जितने भी 2020 से लेकर 26 तक एग्जाम हुए हैं, लगभग मैंने 5 से 6 सालों का क्वेश्चंस एनालाइज किया है। 30 नंबर, किसी पे 40 नंबर का जीएस रहता है, किसी पे 35, किसी पे 50, इस तरीके से जीएस का बंटवारा रहता है ना। मतलब आपको 7 सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 20, 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। व्यापम के भी उस 7 सब्जेक्ट्स में से, जैसे मान लेते हैं 7 सब्जेक्ट का अगर टोटल 35 क्वेश्चंस आया है, 7 सब्जेक्ट का 35, तो ज्योग्राफी का अकेले वेटेज एवरेज मैं 4 से 5 क्वेश्चंस को मानता हूं। व्यापम का हाल है ये। ठीक है, आप उठाकर देख लीजिएगा कंटेंट, कोई इश्यू नहीं है। ये तो सारे फैक्ट चीजें हैं, लाइव रिकॉर्डेड चीजें हो रही हैं, ऐसा बता नहीं सकते हम, बताना तो फैक्ट ही है भाई। स्टार्ट क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो जीएस का हिस्सा है वो व्यापम और पीएससी के लिए अहम रखता है। क्या इंटरव्यू और अन्य एग्जामों में महत्ता होती है? होती है ऐसे। क्या व्यापम, सॉरी, व्यापम के इंटरव्यू और पीएससी के इंटरव्यू में भी महत्व होती है? बिल्कुल होती है भाई। कैसे? इस सब्जेक्ट में अपडेशन होता है, करंट अफेयर्स की चीजें आती हैं, वो सब्जेक्ट हमारे व्यापम चाहे हो या मतलब किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में हो, के लिए वो महत्व रखता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मैंने क्या कहा लास्ट में? जो भी सब्जेक्ट में अपडेशन की गुंजाइश होती है, जनरली 3 सब्जेक्ट तो है ही है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमेशा अपडेट होता है, करंट अफेयर्स आती हैं और करंट अफेयर्स की चीजें हमेशा इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। एकदम सिंपल सा फंडा। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने कहा ज्योग्राफी का महत्व केवल आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ना देखिएगा, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी आप उसको उठाकर। आज हम सिलेबस ओवरव्यू और सिनॉप्सिस के बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीटली। मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले मेरा दायित्व रहता है क्लास में कि मैं रूट मैप आपका तैयार कर दूं, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, टाइम हो गया, स्टार्ट किया? ठीक है, तो चलिए अब हम उन सिलेबस की ओर कॉन्फ़िगर करते हैं। में पहला तो सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली है मैंने। ज्योग्राफी का मैंने क्या बताया, आपको महत्व बताया। ज्योग्राफी का मैंने पीएससी और व्यापम में वेटेज भी बता दिया। स्टार्ट क्लियर? क्या पढ़ना है ये भी बता दिया। केवल इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, उसमें किसको इंक्लूड करके पढ़ना है? बोलिए। हाँ, हिस्से को भी इंक्लूड करके पढ़ना होगा। अंडरस्टूड? तो चलिए, हमको टोटल कितने टॉपिक्स पे पढ़ने होंगे? 20 टॉपिक पढ़ने होंगे, 1 से लेकर 20 तक। पे कुछ मेंस के भी टॉपिक एडिशनल है। तो सर प्लीज बट ज्यादा यूज पर देखिए, हम कोशिश करेंगे कि वो चीजें क्लियर हो। इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन बच्चे बैठते हैं तो इसके लिए वो पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि टेक्निकल वर्ड्स मैं यहाँ पे राइट करूँ। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है ये हमारा मेंस के हिसाब से है, जो कि प्रीलिम्स में भी कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है पहला पहला पॉइंट क्या है बताइए? क्या है? भारत का भौतिक भूगोल। स्टार्ट क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? भारत का सामाजिक भूगोल। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? भारत का आर्थिक भूगोल।
क्लियर? तो ये भारत का भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन कर ही दिया है। क्या पोजीशन है, ठीक है, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब नदियां वगैरह, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, अपवाह तंत्र, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जलवायु आप जानते ही होंगे, वनस्पति और मृदा। तो इसको तो डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत का सामाजिक भूगोल, लॉजिकल ज्योग्राफी, दरअसल इसमें क्या आता है वो देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है भैया, अभी आप जान रहे हैं कि जनगणना हो रही है, सेंसस का दौर चल रहा है। नो, अभी क्लियर है मिस? देखिएगा ब्लर आ रहा था। तो अभी जनगणना का माहौल है और आप सबको पता है कि काफी लेट हो चुका है जनगणना हमारा इस बार। तो आपको क्या करना चाहिए, एक बढ़िया से इसका नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यही चीजें आगे चलकर आपके सब्जेक्ट के हिस्से में जुड़ेगा, ठीक है? 2027 में जब हम कोई क्लासेस लेंगे तो उसमें बताएंगे कि इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इस सदी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, लेकर इतना डिले हुआ। अब आप कोई किताब खरीदोगे तो वही चीजें बताएंगे, तो प्रेजेंट की चीजें वहां पर बताएंगे। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जनसंख्या की बात करेंगे। पॉपुलेशन है। फिर हम लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो, है। घनत्व के बारे में देखेंगे, डेंसिटी, है। हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं इसमें सामाजिक भूगोल में? जनसंख्या, लिंगानुपात, घनत्व, ठीक है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, और क्या क्या देखेंगे भाई? दो चीजें और, हाँ हाँ वही है। तो इनफेंट मोर्टलिटी रेट, IMR, यानी कि मृत्यु दर, है। MMR, मात्र मृत्यु दर, ठीक है। कुछ सालों में इसमें एक से दो और एडिशनल पॉइंट जोड़ा गया है, और वो क्या है? कार्यबल, ये एडिशनल जोड़ा गया है भाई, और ये एग्जाम में भी देखा जा रहा है। तो कार्यबल, कार्यबल श्रमिक, ठीक है, कि भारत में कितने कार्यबल श्रमिक है, काम कर रहे हैं, वर्ग के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का एक फैक्चुअल डेटा। और धर्म आधारित आंकड़े, कौन से आधारित आंकड़े? बोलिए, रिलीजियस डेटा, धार्मिकता पर आधारित डेटा, धर्म आधारित आंकड़े। आपको ये सारी चीजें जो है किसके अंदर? सामाजिक भूगोल में जनगणना के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा एक और पॉइंट है, प्रजाति, स्पेसीज, ठीक है, प्रजाति। तो अनुसूचित जनजाति वाला कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो, जनजाति क्या होते हैं ये सारे। प्रजाति का मतलब क्या होता है? पे जैसे आप उत्तर भारत में चले जाइए, उत्तर भारत का स्ट्रक्चर देखिए, वहां पर क्या है भाई? हाइट देखिए, 6 फुट से कोई कम ना होए, गोरा चिट्टा दबंग गबरू। आप अगर राजस्थान और पंजाब के हिस्से में चले जाइए, हाइटेड, थोड़ा सा सांवला, उतना गोरा नहीं। मध्य में आ जाइए, हम सब मध्य वाले हैं, आपस में एक दूसरे को देख लीजिए, मान लग जाएगा। 4 फुट से लेकर 4 फुट 5, 5.5 फुट से ऊपर नहीं होंगे, होंगे दो चार अपवाद के रूप, ठीक है। साउथ में चले जाइए, साउथ का हाल तो आप जानते ही हैं, क्या है भैया? अपवाद है, हीरोइन को छोड़ देना, एक्ट्रेस को, है। हाँ,
नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, क्या है भैया, है इंडियन, पोंगचोंग ने उनको अपेक्षित किया ना। तो जो भी हो, बहरहाल आप समझ रहे ना। तो प्रजाति में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे। दैट क्लियर? मतलब मोटा मोटा जो है आप ये समझिए, क्या समझना है आपको, कि व्यापम को लेकर जो इंडियन ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर है और केसी में प्री को लेकर जो स्ट्रक्चर है वो इसी सिलेबस के इर्द गिर्द घूमने वाला है, अराउंड में रहने वाला। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे आप बता, अच्छा इसके बाद भारत का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में एकदम क्लियर है, कृषि आप सभी जानते हैं भैया, एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग, है ना। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन, खनिज मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, उद्योग और परिवहन। एक्चुअल में यहाँ पे परिवहन में एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे हम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत संरचना। ठीक है, तो परिवहन में क्या क्या जाता है आपका, रेलवेज और सड़क, ट्रांसपोर्ट और जल मार्ग, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके। दैट क्लियर? लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह दिया, तो यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं, उनके डेटा, ठीक है, उनके डेटा को इंक्लूड करके बताएंगे हम। और इस तरीके से मैंने आपका ओवरऑल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस। सिलेबस को लेकर अगर कोई समस्या, संशय, दिक्कत, वाद विवाद, डिलेमा हो, सर हमको सिलेबस को लेकर ये प्रॉब्लम्स, फिर ऐसा हो गया कि जय माल्या, जय माल्या का मतलब समझ रहे ना, सर के ऊपर से निकल गया, खुदा ही आया है, खुदा ही बोला है, क्या बोला है खुदा ही जाने, ऐसा हुआ, पूछ रहा हूं, पक्का? तो पूछ रहा हूं, बताओ, समझ आया ना, क्लियर है? तो रूट मैप क्लियर है कि क्या पढ़ना है हमको ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम पूरे इन्हीं सिलेबस को लेकर, टॉपिक्स को लेकर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो मेन पोर्शन है टॉपिक्स वाइज, मैं कल उसको कंटिन्यू कराऊंगा। आज केवल एक ओवरव्यू बताकर निकल लेते हैं, ताकि कल बेहतर तरीके से सिनॉप्सिस बनाकर ए टू जेड ओवरऑल मैं इसको बता दूंगा। लेकिन मानिए मैं इतना इसको कंप्लीट करा दूंगा कि आपको अलग से एडिशनल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट अर्थ को लेकर चले, उन चीजों को समझ लेते हैं जो हमको बार बार यूज में आने वाले हैं। है गाइस, करे कथा। चलिए, एक छोटा सा ही टॉपिक है, टॉपिक को मैं कल डिटेल्ड करूंगा ना। क्या है, टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो समय प्रबंधन का भी अभाव हो जाएगा। पर ये समझिए कि अर्थ का एक कॉन्सेप्ट मोटा मोटा, ठीक है। चलिए, समझने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन बिना बोले काम ना होने हैं। ठीक है, हरियाणा में एक कहावत है, डटे पड़े से है, मतलब है एक कुछ तो बोल, तो खोल, आगे को खोल, नहीं बोलोगे है, क्या है। हालांकि उसका बहुत मतलब होता है, दिल्ली में थे तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता था। बहरहाल चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो अर्थ, आपको जो वर्ड्स बार बार शब्द आने हैं उस चीज को हम यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी की आकृति, सबसे पहला सवाल है कि आकृति कैसी है। बोलो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत। गोल और
जियोट, अच्छा, क्या होता है जियोट? गोल। और कोई शब्द बताइए? तो भाई ये ऑनलाइन वाले चले गए क्या, लाइव नहीं देख रहे क्या? चलिए ठीक। तो पृथ्वी की आकृति हम सबने सुना होगा गोल है। ब्रो ने कहा जियोट है। जियोट का मतलब देखिए, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी का हर हिस्सा कुछ इसी फॉर्मेशन में है। हाँ कि ना? अब ऐसा नहीं है कि टेप इंची लेकर मापोगे कि सर इतना आपने टेढ़ा बनाया, उतना ही है, मोटा मोटा। ठीक है, दैट क्लियर? इसको हम जियोट कहते हैं, ना कि गोल। तो ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसमें कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। बिल्कुल नहीं, पृथ्वी परिशुद्ध रूप से गोल नहीं है। न तो वह नारंगी है, न तो वो चपटी। पृथ्वी की आकृति ऑब्लेट सेफर्ड के अनुसार, यानी लध्वक्ष गुलाब के अनुसार क्या है? दैट क्लियर? ये पहला शब्द जो हम कई बार यूज करेंगे तो जहन में आना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक काल्पनिक लाइन की सहारा लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक, और उसे कहते हैं हम क्या? इक्वेटर। क्या कहते हैं भाई? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इक्वेटर। कई लोग इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। तो दरअसल इक्वेटर जो है, विषुवत रेखा जो है, पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। जैसे देखिए यहीं पर, यह है हमारा इक्वेटर। है गाइस? तो इक्वेटर एक्चुअल में करता क्या है? तो पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है भाई? इक्वेटर के ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तर, यानी नॉर्थ। और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? साउथ, यानी दक्षिण। है। मजे की बात क्या है कि ये इक्वेटर एक अक्षांश भी, तो इस इक्वेटर को आखिर खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि हम भी पृथ्वी के अंदर मौजूद तत्व की वास्तविक स्थिति का पता लगा सके। क्लियर है? के अंदर मौजूद किसी का वास्तविक तौर पर क्या लगा सके? पता लगा सकें। कल को आप अधिकारी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, चोर को पकड़ना है, तो भाग गया है बहुत, लेकिन उसका मोबाइल चालू है, तो आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे? आज अमेजन कंपनी या फ्लिपकार्ट या मंत्रा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दी, और वो हर समय आपने डिलीवरी बॉय को मॉनिटर करता है। हर समय वो वहां से बैठे बैठे अपने डिलीवरी बॉय को देख लेता है, वो कहां पहुंचा है, कितने मिनट कहां पर रुका है। ये कैसे संभव हो पाया? इसी काल्पनिक रेखा की बदौलत है। अब चूंकि पृथ्वी को जब दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, तो गोला है। अब गोले का आधा भाग बांटोगे, आधा भाग करोगे,
उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? गोलार्ध। क्या कहते हैं? गोलार्ध। अंडरस्टूड? अब चूंकि ये इक्वेटर से पर उत्तर की ओर है, तो इसका आधा हेमिस्फीयर, गोलार्ध का मतलब हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमने इक्वेटर के ऊपर हिस्से को बांटा, इसका मतलब वो क्या होगा? त्रिगोलार्ध। हम इसको नॉर्थ पोल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? नॉर्थ पोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जस्ट इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को क्या कह देते हैं हम? साउथ पोल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में हम कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? जोर से बोलिए। तो आज हमने क्या देखा? पृथ्वी की आकृति ओवरव्यू बताया मैंने, डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे इसको लेकर, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा एक काल्पनिक रेखा भी खींची गई है, क्या? अक्षांश, ठीक है। और अक्षांश का एक रूप क्या है? इक्वेटर। तो केवल ये तो एक पोजीशन हो गया, क्या एक पोजीशन से आप निकाल पाएंगे एक्चुअल में? अब भैया वो यहां से लेकर कहीं पे भी हो सकता है, हाँ कि ना? तो उसके लिए हमको एक और रेखा की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं हम देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अंडरस्टूड? अब ये देशांतर रेखा को खींचने के लिए सबसे बड़ा विवाद यही था कि कैसे खींचे भाई। तो उन्होंने क्या किया? इस तरीके से अर्थ को दो भागों में बांट दिया। क्या क्या? उत्तरी और दक्षिणी भागों में। ठीक उसी तरीके से एक काल्पनिक रेखा खींचने के लिए उन लोगों ने क्या किया? अर्थ को पूरब और पश्चिम में बांट दिया, ठीक है। अंडरस्टूड? तो सवाल क्या है? बराबर खींचना है, क्या है? बराबर। उन लोगों ने फिर कॉन्फ़िगर किया, समझा कि कहां से खींचे, तो पहुंच गए लंदन। कहां पहुंच गए? लंदन। लंदन का क्लॉक देखा होगा आप लोगों ने, दैट इज। और उसी लंदन के क्लॉक को बेस मानकर वहां से एक लाइन खींच, अंतर रेखा। क्लियर? क्या खींच ली गई? अंतर रेखा। भाई आप देख लीजिएगा, इसमें तो नहीं दिखा रहा है, मैं किसी और में दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए आप, आपको ये देखिए यहां से, ये लंदन का ग्रीनविच शहर है यहां पर, और यहीं से वो रेखा खींची गई, तो हम क्या कहते हैं? प्राइम टेरियन। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब क्या होगा? इस रेखा से यदि मैं इस दिशा में जाता हूं तो इसे कहा गया ईस्ट। क्या कहा गया? ईस्ट। और अगर मैं इस रेखा से इस दिशा में आता हूं, इसे कहा गया वेस्ट। ये जो दिशा का निर्धारण किया गया है, इस तरीके से काल्पनिक है कि नेचुरल है? ये देखिए भाई, बोलेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा, है कि ना? तो हम लोगों ने क्या किया? अपनी सुविधा के लिए ये सारे लाइंस को क्या किया? अब क्यों खींचा, कैसे खींचा, कब खींचा, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। स्टार्ट क्लियर? तो आज मैंने एक मोटा मोटा ओवरव्यू चीजें ली है, क्लियर है? मैं फिर से कह दूं, डोंट जज वनडे क्लास, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट इस कवर होता है, पर समझ रहे ना आप? यकीन मानिए हम ज्योग्राफी को लेकर बेस्ट से बेस्ट करने वाले हैं। क्लियर? कोई सवाल, दिक्कत, समस्या तो तुम मुझसे पूछ सकते हैं।